नमस्ते और आज की इस विस्तृत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जिसे भारत एक नई सोच यूट्यूब चैनल ने रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एकदम। तो कल्पना कीजिए, लखनऊ का अंबेडकर पार्क है। हाँ। लाखों की भीड़ है, नीले झंडों का समंदर लहरा रहा है और गगनभेदी नारे लग रहे हैं। मंच पर बड़े बड़े नेता हैं जो बाबा साहब की मूर्तियों पर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, जो कि एक आम जश्न जैसा लगता है ना? बिल्कुल। कोई भी देखेगा तो लगेगा कितना सफल कार्यक्रम है। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अजीब सी सुलगती हुई आग भी है। दिन दहाड़े उसी जगह पर बाबा साहब के विचारों वाले कुछ पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस विरोधाभास की गहराई में उतरें। हम समझेंगे कि बाबा साहब की जयंती पर उमड़ी इस भीड़, अराजनीतिक दलों के रवैये और बहुजन समाज की जमीनी हकीकत के बीच आखिर चल क्या रहा है। चलिए इसके एक एक पहलू को समझते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक संघर्ष का मंच है। देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट ना महज कुछ विजुअल्स का वीडियो नहीं है, ये एक पूरी की पूरी केस स्टडी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक समाज अपने प्रतीकों और अपने वैचारिक अस्तित्व पर हो रहे हमलों को डिकोड करता है। सही कहा। मतलब जब कोई भीड़ में घुसकर एक पोस्टर फाड़ता है ना, तो वो महज एक कागज का टुकड़ा नहीं फाड़ रहा है, वो सीधे सीधे उस विचार को चुनौती दे रहा है जो उस कागज पर छपा है। और जमीन पर मौजूद लोग इसे कैसे ले रहे हैं, ये देखना बहुत आकर्षक है। और यहीं से हमारी चर्चा का पहला पॉइंट उभर कर आता है, श्रद्धा और सियासत का विरोधाभास। इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि पार्क में मऊ, देवरिया और अमेठी जैसे दूर दराज के इलाकों से भारी जनसैलाब आया हुआ है। हाँ, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। बिल्कुल। और ये भीड़ देख रही है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, लगभग हर पार्टी बाबा साहब की मूर्तियों पर माल्यार्पण करने की होड़ में लगी है। लेकिन उसी समय बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी के पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। अगर मैं इसके लिए एक एनोलॉजी दूं तो ये बिल्कुल कॉर्पोरेट जगत के हॉस्टाइल टेक ओवर जैसा है। मतलब कोई बड़ी कंपनी किसी ब्रांड को खरीदना तो चाहती है, उसके लोगों का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उस कंपनी के असली कर्मचारियों और उसकी मूल विचारधारा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। अरे वाह, ये हॉस्टाइल टेक ओवर वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है यहाँ। राजनीतिक दल वास्तव में बाबा साहब के नाम और उनकी मूर्ति रूपी ब्रांड को तो अपनाना चाहते हैं क्योंकि जाहिर है उसका एक बहुत बड़ा चुनावी मूल्य है। हाँ, वोट बैंक जो है। बिल्कुल, लेकिन उनका जो संविधान या विचारधारा वाला हिस्सा है ना, जो जमीनी स्तर पर बदलाव की मांग करता है, उसे वो लोग दबाना चाहते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अंबेडकर पार्क में मौजूद आम जनता इस राजनीतिक चाल को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ रही है। मतलब उन्हें सब पता है। एकदम। स्रोत में लोगों ने जो बयान दिए हैं वो साफ दिखाते हैं कि जनता इस माल्यार्पण को महज एक वोट बैंक की नौटंकी मान रही है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भीड़ के पास इसका एक पूरा ऐतिहासिक संदर्भ भी मौजूद है। वो लोग केवल आज की घटना पर बात नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में मौजूद लोग साफ कहते हैं कि इन सभी पार्टियों को मान्यवर कांशीराम का वो पुराना सूत्र समझ में आ गया। वो कौन सा? जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। हाँ, बिल्कुल भाई। उन्हें पता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिना अंबेडकर का नाम लिए नहीं कट सकता। सही बात है। और इसी राजनीतिक मजबूरी को भीड़ बहुत ही तटस्थता से परख रही है। स्रोत के अनुसार भीड़ में से कुछ लोग समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान अंबेडकर प्रेम है उस पर भी सवाल उठाते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो याद दिलाते हैं कि कैसे एक समय पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने इसी अंबेडकर पार्क के निर्माण को लेकर बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी और आज वही पार्टी काशीराम और अंबेडकर की जयंती मना रही है। तो ये जनता की राजनीतिक याददाश्त का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वाकई। इसके अलावा स्रोत में ये भी दिखाया गया है कि भीड़ में कुछ लोग इन घटनाओं के पीछे आरएसएस पर समाज में अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। बिल्कुल। उनका मानना है कि पोस्टर फाड़ने जैसे काम कोई अचानक नहीं होते, बल्कि ये जानबूझकर समाज को उकसाने के लिए किए जाते हैं। अब देखिए, हम यहाँ ये तय नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है या कौन गलत, लेकिन ये साफ है कि भीड़ हर घटना के पीछे काम कर रही मशीनरी को समझ रही है। हाँ, वो मानते हैं कि मूर्तियों को अपनाकर विचारों पर ताला लगाने की एक सोची समझी रणनीति चल रही है। और जब किसी समाज को ये लगने लगता है ना कि उनके प्रतीकों पर जानबूझकर हमला हो रहा है, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। और इसी प्रतिक्रिया पर मुझे गहरी शंका है।
मैं थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी यहाँ। हाँ हाँ बताइए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत तो यह है कि यहाँ अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों पर या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी हिंसक प्रदर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। और स्रोत में साफ बताया गया है कि बाराबंकी के अन्नीपुर गांव में बाबा साहब की मूर्ति को अराजक तत्वों द्वारा एक या दो बार नहीं बल्कि छठी बार खंडित किया गया है। छठी बार, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो जब समाज में इतना आक्रोश है, लोग उकसावे को महसूस कर रहे हैं, तो वो सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आमतौर पर ऐसी स्थिति में हम आगजनी या उग्र विरोध देखते हैं, तो यहाँ ये असाधारण शांति क्यों है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये शांति कोई कमजोरी नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ही सचेत रणनीतिक चुनाव है। रणनीतिक चुनाव मतलब वो जानबूझकर शांत है। बिल्कुल। भीड़ जानती है कि हिंसा करना उसी उकसावे का शिकार होना होगा, जिसके लिए शायद ये पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। स्रोत में ये बात बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है कि ये समाज बाबा साहब के बताए गए संवैधानिक मार्ग पर चलने का फैसला कर चुका है। यानी वो भावनाओं में बहकर कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। एकदम सही। वो सड़कों पर पत्थर फेंकने के बजाय पुलिस स्टेशनों में जाकर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। वो सिस्टम से सिस्टम के ही नियमों के तहत लड़ रहे हैं। ये तो बहुत परिपक्वता वाली बात है। हाँ, और इसके पीछे एक गहरा वैचारिक आधार है। स्रोत में लोगों ने मान्यवर कांशीराम के एक विचार का उल्लेख किया है कि सत्ता आए या जाए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो जमीन पर कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब आप हिंसक होते हैं ना, तो पूरी बहस कानून व्यवस्था पर शिफ्ट हो जाती है। हाँ, और जो मूल मुद्दा है सामाजिक बदलाव का, वो पीछे छूट जाता है। बिल्कुल वही होता है। ये बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। और मुझे याद आ रहा है कि रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने इस शांति को समझाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी का इस्तेमाल किया था। उसने महात्मा बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल का उदाहरण दिया था। हाँ, बस पूरी रिपोर्ट के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक था। मतलब डाकू अंगुलीमाल एक खूंखार हत्यारा था जो लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। खौफनाक था वो। बिल्कुल। लेकिन जब बुद्ध का सामना उससे हुआ तो उन्होंने उसे कोई शारीरिक दंड नहीं दिया, कोई हिंसा नहीं की। बुद्ध ने केवल अपने तर्कों और वैचारिक शक्ति से उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। और भीड़ इसी कहानी का उपयोग ये बताने के लिए कर रही है कि वो खून खराबे के बजाय वैचारिक क्रांति में विश्वास करते हैं। सही कहा। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक तरफ आपके प्रतीकों पर बार बार भौतिक हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप बुद्ध की वैचारिक क्रांति और एफआईआर का सहारा ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा यथार्थवादी नजरिए से चीजों को देखना चाहूंगी। हमने और आपने भारतीय राजनीति में कई रैलियां देखी हैं। हमें पता है कि नेता भीड़ कैसे जुटाते हैं। बसें किराए पर आती हैं, लोगों को दिहाड़ी दी जाती है, खाने के पैकेट बंटते हैं। हाँ, वो तो एक आम बात है चुनाव के समय। तो क्या ये भी उसी तरह की एक फंडेड भीड़ है? मतलब क्या इन्हें पैसे देकर बुलाया गया है बस कैमरे के सामने बुद्ध की बातें बोलने के लिए? देखिए, स्रोत की ग्राउंड रिपोर्ट इस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। रिपोर्टर ने जब भीड़ के अलग अलग चेहरों से बात की ना, तो जो कहानियां सामने आई वो किसी मैनेज्ड रैली का हिस्सा हो ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ। मुझे अमेठी के उस युवा का प्रसंग याद आ रहा है। स्रोत के मुताबिक वो सुबह 4 बजे से भूखा प्यासा चलकर लखनऊ पहुंचा है। बिल्कुल, और वो अकेला नहीं है। हाँ, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो मऊ से आई एक 60-70 साल की बुजुर्ग महिला की कहानी है, जिन्हें रिपोर्ट में आदर से दादी कहा गया है। जरा सोचिए, वो दादी अकेली ट्रेन का टिकट खुद खरीदकर इस कार्यक्रम में आई हैं। यही बात तो मैं कह रहा था। ये उन राजनेताओं के गाल पर एक सीधा तमाचा है जो सोचते हैं कि चुनाव के वक्त ग्रामीण जनता को कुछ लॉलीपॉप या मुफ्त राशन देकर खरीदा जा सकता है। आप उस सत्तावोचित दादी के उदाहरण की गहराई को समझिए। हमारे समाज में, खासकर ग्रामीण परिवेश में, इस उम्र की महिलाओं को अमूमन घर तक सीमित मान लिया जाता है। हाँ, कि वो बस तीर्थ यात्रा करेंगी या घर पर रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन वो महिला उस उम्र में अकेले मऊ से लखनऊ का लंबा सफर तय करती हैं, और वो भी महज एक जयंती कार्यक्रम के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। वाकई ये दिखाता है कि ये जो पूरा आंदोलन है वो अब केवल राजनीतिक एजेंडा नहीं रह गया है, ये व्यक्तिगत हो चुका है। ये उनके सम्मान की लड़ाई है। लेकिन बात सिर्फ उनके वहां पहुंचने तक सीमित नहीं है। उस बुजुर्ग दादी का वहां होना जितना महत्वपूर्ण है ना, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो राजनीतिक समझ है जो उन्होंने रिपोर्टर के सामने रखी। वो इंटरव्यू तो बहुत ही कमाल का था। मुझे लगता है कि उनका वो छोटा सा इंटरव्यू इस पूरी चर्चा का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है।
जब रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आप राम मंदिर जाने के बजाय बाबा साहेब की जयंती पर यहाँ क्यों आई हैं, तो उनका जवाब बहुत ही स्पष्ट होता है। हाँ, उनकी राजनीतिक साक्षरता किसी भी पढ़े लिखे विश्लेषक को चुनौती दे सकती है। बिल्कुल, वो कहती हैं कि उनके पूर्वज बाबा साहब हैं और वो उनके सम्मान के लिए आई हैं। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, ये एक गहरा सामाजिक बयान है। और उसके तुरंत बाद उन्होंने न्याय व्यवस्था पर जो कहा, वो तो जमीनी हकीकत का एकदम सटीक दस्तावेज है। एकदम। वो कहती हैं कि आज जब आम आदमी कचहरी जाता है तो उसे सिर्फ तारीखें मिलती हैं, कोई न्याय नहीं मिलता। और फिर वो इसकी तुलना पुरानी बीएसपी सरकार के दौरान की कानून व्यवस्था से करती हैं। जहाँ तुरंत सुनवाई होती थी। हाँ, वो याद करती हैं कि उस दौर में तुरंत सुनवाई होती थी और जमीनी स्तर पर छुआछूत काफी कम हो गया था। ये महज किसी पार्टी की तारीफ नहीं है, बल्कि एक वोटर द्वारा गवर्नेंस का मूल्यांकन है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अक्सर न्यूज चैनलों की डिबेट्स में ये मान लिया जाता है कि जो ग्रामीण मतदाता हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, वो केवल भावनाओं या जाति के नाम पर वोट देते हैं, कि उन्हें नीतियों की कोई समझ नहीं होती है ना। बिल्कुल। लेकिन ये दादी उस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। वो बताती हैं कि एक आम ग्रामीण मतदाता जमीनी न्याय और कानून व्यवस्था को कितनी बारीकी से समझता है। और अगर आपको लगता है कि उनकी समझ केवल सुशासन तक है, तो चुनावी गणित पर उनका जो विश्लेषण था वो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, उन्होंने मऊ के स्थानीय चुनावों का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया था। उन्होंने 68 जमाल नाम के किसी व्यक्ति या घटना का जिक्र किया था। हाँ, वो 68 जमाल वाला किस्सा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं थोड़ी उलझ गई थी कि इसका क्या मतलब है। एक आम श्रोता को भी शायद ये समझ ना आए, ये 68 जमाल आखिर है क्या और ये यहाँ कैसे प्रासंगिक हो गया। चलिए इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। 68 दरअसल उनके इलाके के नगर पालिका चुनाव के वार्ड का नंबर है, वार्ड नंबर 68। अच्छा, वार्ड नंबर है। हाँ, और जमाल उस वार्ड से चुनाव लड़ रहे एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम है। दादी ये समझा रही थी कि कैसे वार्ड 68 में दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने एक साथ मिलकर वोट किया और जमाल को जीत दिलाई। ओके, अब समझी मैं। ये महज एक स्थानीय चुनाव की कहानी नहीं है, ये एक माइक्रो लेवल का चुनावी प्रयोग है। दादी इस छोटे से वार्ड के चुनाव का उदाहरण देकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति का खाका खींच रही हैं। ओह, तो वो ये बता रही हैं कि अगर एक छोटे से वार्ड में दलित और मुस्लिम एकता एक उम्मीदवार को जिता सकती है, तो यही गठबंधन पूरे राज्य में भी काम कर सकता है। बिल्कुल, यही उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है। अगर ये दोनों समुदाय 2027 के चुनाव में एक साथ आ जाएं, तो किसी भी बड़ी राजनीतिक ताकत को हराया जा सकता है। ये तो वाकई एक राजनीतिक रणनीतिकार के स्तर की सोच है। हाँ, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जमीन पर परखा हुआ उनका अपना तजुर्बा है। और मुझे लगता है कि इसी राजनीतिक समझ के कारण उन्होंने युवा नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी वो टिप्पणी की थी। स्रोत के अनुसार जब रिपोर्टर ने उनसे चंद्रशेखर के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही तार्किक सलाह दी। वो गठबंधन वाली सलाह। हाँ, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को अलग झंडा लेकर वोट काटने के बजाय मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये टिप्पणी दिखाती है कि वो हमारे देश की जो फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली है ना, उसके नुकसानों को कितनी अच्छी तरह से जानती हैं। जहां वोट बंटने से किसी तीसरे का फायदा हो जाता है। एकदम सही। दादी इसी वोट कटवा राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं। यानी वो जानती हैं कि जब राजनीतिक विभाजन होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जमीनी वोटर का होता है। उनकी ये सलाह कि अलग लड़ने से अच्छा है कि साथ मिलकर लड़ो, ये साबित करती है कि कई बार जमीन से जुड़ा एक आम मतदाता बड़े बड़े नेताओं से कहीं ज्यादा दूरदर्शी होता है। और यही इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट का असली सार है। ये रिपोर्ट हमें उस भारत से मिलवाती है जो न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम शोर शराबे में कहीं खो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस मतदाता की आवाज है जो हर राजनीतिक चाल को समझ रहा है, जो अपने महापुरुषों की मूर्तियों पर चढ़ाई जा रही मालाओं और फाड़े जा रहे पोस्टरों के बीच के पाखंड को बहुत साफ साफ देख रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि लखनऊ का वो अंबेडकर पार्क केवल एक जयंती का गवाह नहीं था। वो पार्क एक बहुत बड़े वैचारिक मंथन का केंद्र था। एक जागरूक होते समाज की तस्वीर। हाँ, ये एक ऐसे समाज की जीवंत तस्वीर है जो अब केवल प्रतीकों पर खुश नहीं होने वाला है। ये समाज अपनी संवैधानिक आस्था पर पूरी तरह से अडिग है। उकसावे के बावजूद, मूर्तियां तोड़े जाने के बावजूद
वो बुद्ध और कानून का ही रास्ता चुनता है। जो कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, इस समाज की जमीनी स्तर पर राजनीतिक साक्षरता इतनी गहरी हो चुकी है कि वो वोट बैंक की राजनीति और असली नीतिगत बदलाव के बीच के अंतर को पहचानता है। और देखिए, जो भी व्यक्ति भारत की राजनीति को समझना चाहता है ना, उसके लिए इस रिपोर्ट के तथ्य एक वेकअप कॉल की तरह हैं। क्योंकि यहाँ जो मांग उठ रही है वो केवल सरकारें बदलने की नहीं है, बल्कि विचारों के सम्मान की है। मतलब आप केवल मूर्तियों को माला पहनाकर समाज को हाईजैक नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, आपको उनके विचारों को भी अपनाना होगा। ये एक ऐसा सच है जिससे कोई भी राजनीतिक दल अब लंबे समय तक मुंह नहीं मोड़ सकता। और इन सभी तथ्यों को देखने के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। वो क्या? यदि मान्यवर काशीराम के सपने के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन की ये गति जमीन पर इसी तरह बढ़ती रही और समाज उस 70 वर्षीय दादी की तरह सचेत रहा, तो क्या भविष्य में मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों की ये प्रतीकों वाली राजनीति काम आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो केवल मूर्तियां लगाने और मालाएं चढ़ाने के सहारे चुनाव जीत पाएंगी, या फिर उन्हें मजबूर होकर अपनी मूल नीतियों और काम करने के तरीकों में एक बहुत बड़ा और वास्तविक बदलाव करना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। और शायद यही उस नीले समंदर और फटे हुए पोस्टरों के बीच से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक है। आज की चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।